हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। हम इस वीडियो के अंतर्गत देख रहे हैं, ये आपके देरी सिंह दवाई की बुक है साइकोलॉजी की। ये पुरानी बुक है, यानी ये 2019 और 20 में आई थी। तो इसमें क्या था, बुक में प्रत्येक चैप्टर वाइज है ना, आपको अभ्यास प्रश्न दे रखे थे जो विभिन्न परीक्षा में पूछे हुए क्वेश्चन थे। तो जो भी आपने चैप्टर पढ़ा है ना, उससे संबंधित अगर आपने अभ्यास प्रश्न कर लिए या प्रीवियस में आए हुए क्वेश्चन कर लिए, तो आपको उस टॉपिक की एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, एक अच्छी समझ हो जाएगी, जिसके आधार पर आप किसी भी प्रकार के क्वेश्चन कर पाएंगे। कुछ हम इसी प्रकार के क्वेश्चन करने वाले हैं इस बुक के बारे में, ठीक है। यानी इस बुक में जैसे ये चैप्टर दे रखे हैं और ये प्रत्येक चैप्टर के बाद है अभ्यास प्रश्न दे रखे हैं, तो ये सभी रीड में लगते हैं टॉपिक। मोस्टली इसमें से शुरुआत के 2 चैप्टर हटा दीजिएगा और जो लास्ट के इसमें से देखा जाए तो सभी इंपॉर्टेंट है। हालांकि देखा जाए इसमें मॉडल पेपर भी दे रखे हैं लास्ट में, ये वाले इन्हें भी करेंगे, लेकिन मोस्टली ये भी कर लेंगे हम और ये भी कर लेंगे, इन्हें छोड़ देंगे, ठीक है। इन तीनों को छोड़ देंगे, ये थ्योरी वाले पोर्शन है, ठीक है। और देखा जाए ना, ये वाले 2 चैप्टर है ना, ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में लगते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली आपकी रीट में क्वेश्चन बने हैं, तो हम इनके भी क्वेश्चन कर लेंगे, पर लास्ट में रखेंगे इन्हें। हम स्टार्ट करेंगे अधिगम से। अधिगम के क्वेश्चन जो भी चैप्टर है उसके बाद में दे रखे हैं। उसके बाद है अभिप्रेरणा, बाल विकास, व्यक्तित्व, समायोजन, मानसिक स्वास्थ्य, बुद्धि, व्यक्तिगत विभिन्नताएं, और इसी में क्रिएटिविटी आ जाएगी। और विकास व शिक्षा में अनुपयोग, और जो भी शिक्षण व्यू रचना रही हैं उनकी युक्तियाँ या विधियाँ, और जो आपका एक्शन रिसर्च है जिसे क्रियात्मक अनुसंधान बोलते हैं, उसे भी देख लेंगे। उसके बाद जो भी अभ्यास प्रश्न दे रखे हैं जो विभिन्न परीक्षाओं के दिए हुए हैं, आरटी एक्ट 2009, जो आकलन, मापन, मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण या निष्पत्ति परीक्षण, और जो सीजी जिसे बोलते हैं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, और शिक्षा शास्त्र, प्रमुख मनोवैज्ञानिक जो भी उनका योगदान रहा है शिक्षा में, तो वो भी देख लेंगे। यानी इन सभी को हम एक कह सकते हैं वीडियो में ही देखेंगे सभी को। तो देख लेते हैं इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन अभ्यास में दिए हुए हैं। और जैसा कि देख पा रहे होंगे, जो लर्निंग चैप्टर है ना, यानी अधिगम, उससे संबंधित चाहे राजस्थान की जितनी भी भर्तियाँ होती हैं उनमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं, और अन्य जो परीक्षाएँ होती है अदर स्टेट में, उन्हें भी इंक्लूड किया गया है इन अभ्यास प्रश्नों में, ठीक है। तो देखते चलते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है, जैसा देख पा रहे होंगे, इसमें पूछा है, जब बालक छोटे समूह में समस्याओं पर चर्चा कर स्वयं के निष्कर्ष तक पहुंचते हैं, ऐसी स्थिति किस उपागम की ओर संकेत करती है? तो इस प्रकार की जो विशेषता है ना, वो आपके निर्मितवाद से संबंधित है, यानी कंस्ट्रक्टिविज्म बोलते हैं। इसमें बहुत सारे मनोवैज्ञानिक आते हैं, चेनर, ब्रूनर हो गए, आपके वाइगोस्की हो गए, ठीक है। और इनके अलावा और भी मनोवैज्ञानिक हैं जो निर्मितवाद की बात करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, यानी 2 नंबर बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जब शिक्षक द्वारा छात्रों के लघु समूह बनाकर प्रत्येक समूह को विषय संबंधी समस्या दी जाती है और छात्र चर्चा करके समाधान या निष्कर्ष निकालते हैं, यह किस उपागम की ओर संकेत कर रहा है? यानी इस किस प्रकार की ये अप्रोच है? तो हमने ऊपर का क्वेश्चन देखा था और ये वाला दोनों ही विशेषता ही की है, तो ये हो जाएगी निर्मितवाद। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें पूछा है, प्राय शिक्षार्थी की त्रुटियां फिल इन द ब्लैंक्स की ओर संकेत करती हैं। हालांकि देखा जाए तो हम सीखने की अनुपस्थिति कहेंगे, लेकिन बहुत सी बुकों में इसका राइट आंसर ये भी दे रखा है भी कैसे सीखते हैं, ठीक है। तो लेकिन राइट आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की सदैव इस रूप में सहायता करती है कि वे एक विषय क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय क्षेत्रों के ज्ञान के साथ जोड़ सके। इससे फिल इन द ब्लैंक्स को बढ़ावा मिलता है, किसको मिलेगा? तो कहीं ना कहीं ज्ञान के संबंध एवं अंतरण को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर इसका कह सकते हैं 2 सही हो जाएगा। अगर आपने ये थॉर्नडाइक का समान तत्वों का सिद्धांत पढ़ा हो, तो कुछ उसमें भी इसी प्रकार का होता है। जो प्रीवियस नॉलेज होती है ना, उसे हम जो वर्तमान में उपयोग करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें भी ज्ञान के सहसंबंध की बात की जाती है, यानी पूर्व ज्ञान से जोड़कर। तो इसके लिए बहुत सारे मनोवैज्ञानिक है, हर्बर्ट स्पेंसर ने भी कही है प्रस्तावना में कि पूर्व ज्ञान के आधार पर ही पढ़ाना चाहिए। तो वो डिपेंड करता है, ये ऑप्शनों के आधार पर भी हम आंसर लगा सकते हैं कि ये किसकी बात हो रही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक शिक्षिका अपने जो भी शिक्षार्थी हैं को अनेक तरह की सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त रखती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजनाएं, भूमिका निर्वाह आदि। वो सीखने की उपागम है, उपागम नहीं है, ये आयाम है, आयाम को उजागर करती है। तो ये हो जाएगी सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम। तो ऑप्शन नंबर इसका ये सही हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शनों के आधार पर भी जा सकते हैं, ये किसकी बात हो रही है उस आधार पर भी ऑप्शन नंबर एक ही सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये कह रहा है, छात्र समूह में चर्चा कर समस्या का हल निकालते हैं तथा शिक्षक सुविधा प्रदाता या सुविधा प्रदत्त यानी फैसिलिटेटर बोल सकते हैं की भूमिका में होता है। तो ये अप्रोच
है, तो वही ये निमित्तवाद उपागम से संबंधित हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस मनोविज्ञान के अनुसार है सीखने का मतलब होता है ज्ञान का निर्माण करना? तो ये कहते हैं लेव वाइगोत्स्की। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। हालांकि जीन पियाजे भी इस बात को कहते हैं कि बच्चे हैं खुद वातावरण में ज्ञान का निर्माण करते हैं, तो डिपेंड करता है ये कथन आपके लेव वाइगोत्स्की से संबंधित है, तो इस वजह से ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें पूछा है कि मैंने एक बच्चे को एक अवधारणा समझाने का प्रयास किया पर वह इसे समझ नहीं पाया, परंतु कुछ वर्षों के बाद जब मैंने उसी बच्चे को इस अवधारणा के समझाने का प्रयास किया तो बच्चा तुरंत समझ गया। तो ऐसा होने का क्या कारण है? तो हम कहेंगे बच्चे में अब मैच्योरिटी आ गई है। ठीक है, तो इस वजह से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये एक ऑटोनोमस प्रोसेस होती है, यानी हमें ये कहते हैं ये मैच्योरिटी है समय के साथ में आती है, अपने आप ही आती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें पूछा है सीखना समृद्ध हो जाता है यदि, तो सभी ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा। तो हम तो यही कहेंगे जो वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए, जैसे विद्यार्थी एक दूसरे से अंतक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। तो ऑप्शन नंबर इसका भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा कथन है को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? आप इन सभी ऑप्शनों को पढ़िएगा। तो हम कहेंगे जो शैक्षिक संस्थान की ही एकमात्र स्थान है जहाँ अधिगम प्राप्त होता है। तो अधिगम तो कहीं पर भी प्राप्त हो सकता है, जरूरी नहीं है कि जो आपका स्कूल है कॉलेज है उसी में ज्ञान प्राप्त हो, ज्ञान तो कहीं पर भी प्राप्त हो सकता है। बाकी ऑप्शन सही थे, जैसे कि अनअधिगम भी सीखने की एक प्रक्रिया होती है, तो ये भी सही बात थी। सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है और सीखना एक लक्ष्योन्मुखी होता है, तो इस प्रकार इसका गलत था, वो हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन। ये रीड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है न कि प्रत्यक्ष अनुभव को कहा जाता है, उसे कहते हैं हम सोशल लर्निंग। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। सोशल लर्निंग की बात करते हैं, कहीं ना कहीं आपने नाम सुना होगा अल्बर्ट बांडुरा के, यही सोशल लर्निंग की बात करते हैं। अनुबंधन की तो बात पावलर करेंगे, ठीक है, जिन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किए थे। बाकी प्रायोगिक अधिगम की बात करें तो कहीं ना कहीं ये विलियम वुंट और टिचनर से संबंधित हो जाएगा, और टिचनर क्योंकि वही आत्मनिरीक्षण की विधि की बात करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, और बाकी आकस्मिक अधिगम की बात करते हैं, जैसे इसमें लास्ट ऑप्शन दे रखा था। तो इसकी तो अचानक ही आप किसी समस्या का समाधान करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं गेस्टोल्टवाद से संबंधित हो जाएगी बात। इसमें कोलर कोपा मैक्स वर्दी बनाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें पूछा है कौन सा सीखना स्थायी होगा यानी परमानेंट होगा। तो हम ये कहेंगे कि जो समझ कर यानी अपनी ऐसे बोल सकते हैं या तो मीनफुल या आप किसी चीज़ को समझ कर यानी अंडरस्टैंडिंग के थ्रू सीखते हैं, तो वो एक परमानेंट मानी जाएगी, ना कि रट कर, ना सुनकर, ना देख कर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वाइगोत्स्की बच्चों को सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? तो वो समाज ही को देंगे, क्योंकि जब भी आप थ्योरी पढ़ेंगे तो ये 3 चीज़ों की बात कर रहे हैं, SCL यानी सोशल, कल्चर और लैंग्वेज, इन्हीं की बात करते हैं ज़्यादातर। फिर ZPD वगैरह वो भी आ जाती चीज़ें, वो अलग चीज़ है। ठीक है, लेकिन बात ये आती है कि अगर वाइगोत्स्की बच्चों को सीखने के लिए किस फैक्टर को महत्वपूर्ण मानते हैं या इंपॉर्टेंस रखते हैं, तो वो सामाजिक को रखेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला फैक्टर होगा यानी कारक? तो अगर इन सभी ऑप्शनों को देखें तो हम ये कहेंगे कि जो भी आपकी विषय वस्तु होगी ना, उसमें प्रवीणता, एक तरह से मास्टरी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा है सीखने का क्षेत्र होगा? तो जो भी इनमें ऑप्शन दे रखे हैं उस आधार पर तो आनुभाविक होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जब बालक कार्य करते हुए ऊबने लगता है तो इस बात की ओर संकेत करता है कि हम ये कहेंगे संभवतः कार्य है वो यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है, इस वजह से ऊबने लगता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सहयोगी अधिगम में अधिक उम्र के प्रवीण विद्यार्थी छोटे और कम निपुण विद्यार्थी की मदद करते हैं, इससे क्या हुआ? उसमें उच्च नैतिक यानी मॉरल डेवलपमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यदि आपकी कक्षा का बच्चा सी को डी बोलता है और डी को सी लिखे और या पढ़े, तो वह कौन से रोग से पीड़ित है एक तरह से? तो जब भी हम ये बात कर रहे थे, जैसे बी है, बी को वो डी लिखे या पढ़े, तो निश्चित तौर से हमें ये डिसलेक्सिया में जाते हैं। इस प्रकार की विशेषता होती है, यानी डिसेबिलिटी होती है। डिसलेक्सिया हो गया, डिस्ग्राफिया, डिस्प्रैक्सिया, अफेसिया, बहुत सारी होती है।
तो इनमें से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बाकी मलेरिया तो मादा एनाफिलीज के द्वारा होता है, टाइफाइड है जीवाणु द्वारा होता है साल्मोनेला टाइफी के द्वारा, और जो फाइलेरिया है ये तो मुझे मालूम नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सीखने से संबंधित तथ्य निम्नलिखित में से नहीं है। अगर आप इन सभी को देखें, सीखना व्यवहार में परिवर्तन है, ये बात तो सही है। सीखना केवल विद्यालय में होता है, ये कहना गलत है। विद्यालय के अलावा आपका जो घर है, यानी घर पे हो सकता है, घर से बाहर भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है, तो ये केवल विद्यालय में नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। ये है, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। ये स्टेटमेंट किससे संबंधित है, तो ये बहुत बार पूछा है, ये आपके स्किनर का स्टेटमेंट हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक अधिगम आरंभ होता है, आरंभ या प्रारंभ होता है तो वो संपर्क से हुआ। तो ऑप्शन नंबर, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा संपर्क से हुआ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये पूछा है, जैसा देख पा रहे होंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्ट अधिगम विकलांगता का उदाहरण होगा। तो देखिएगा, अगर आप जब मानसिक स्वास्थ्य चैप्टर पढ़ेंगे ना, वहाँ पर भी, और या डेवलपमेंट पढ़ेंगे वहाँ पर भी आपको ये सीखने को मिलेगा। क्या मिलेगा, जो भी विशिष्ट अधिगम विकलांगता होती है ना, ये वो लर्निंग डिसेबिलिटी बोलते हैं। तो जैसे डिसलेक्सिया, इसमें तो ऑप्शन में दे रखा है, तो राइट आंसर हो गया। बाकी मानसिक मंदता हो गई, और ये है ना अटेंशन डेफिसिट हाइपर डिसऑर्डर, जैसे ADHD बोलते हैं, और ऑटिज्म हो गया। तो ये ऑटिज्म ध्यान रखना है, मैं यहाँ पर 2-3 चीज़ें बताता हूँ। ये क्वेश्चन आता है, जो लर्निंग डिसेबिलिटी है, ये सब किसने दिया था, शायद वो लियो केनर ने दिया था। ये परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, लियो केनर, ठीक है, ठीक है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि विकासात्मक विकार किसने दिया था। विकासात्मक विकार बहुत सारे होते हैं, विकासात्मक विकार किसने सब दिया था, तो ये शायद दिया था सैमुअल क्रिक ने, सैमुअल क्रिक ने। तो ये सभी क्वेश्चन पूछे हुए हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो हम ये कहते हैं, जो ADHD हो गया, ऑटिज्म हो गया, मानसिक मंदता हो गया, ये सभी विकासात्मक विकार होते हैं। इनके अलावा और भी आते हैं, ठीक है। और जो डिसलेक्सिया, डिस्प्रैक्सिया, डिस्ग्राफिया, अफेसिया, इस प्रकार के आते हैं, वो सभी लर्निंग डिसेबिलिटी होती है ना, ये आती है आपकी शब्द बोलते हैं, चाहे डिसेबिलिटी बोलिएगा, अक्षमता या अन्य शब्द ले सकते हैं, तो वो सभी आएंगे आपके ये विशिष्ट, चाहे तो अधिगम बोल सकते हैं या लर्निंग डिसेबिलिटी बोल सकते हैं, सब इनके अंतर्गत आएंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आपको देखने को और भी मिलेंगे। ये कह रहा है व्यवहारवादी विचारक हैं इनमें से, तो देखिएगा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। जो 20वीं शताब्दी होती है ना, वो बच्चों की शताब्दी है, और यह व्यवहारवादी कहलाती है, तो निश्चित तौर से ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। बाकी कॉलर तो आपके कॉलर, कॉपा, मैक्स, वर्दी, ये तो आपके संबंधित हो जाएंगे, गेस्टोल्डवादी हैं ये तो, और बाकी ब्रूनर है, ये निर्मितवादी हो जाएंगे। जीन पियाजे है, हालांकि संज्ञानात्मक की बात करते हैं, कहीं ना कहीं ये भी निर्मितवाद की बात करते हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर कह सकते हैं ये सही हो जाएगा, जो व्यवहारवादी से संबंधित था। अगर देखें ना, ये तीनों है ना, B, C और D, ये कहीं ना कहीं संज्ञानात्मक से ही जुड़े हुए हैं सभी, ठीक है। तो ऐसे भी अलग कर सकते थे। बाकी तो ये तो सिंपल ही क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, बच्चों में संज्ञानात्मक विकास को अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है, तो हम कहेंगे विद्यालय में, कक्षा में किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सीखने का वो सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनी व्यवहार पर आधारित होता है, सीखने के फ्लेंथा ब्लैंक सिद्धांत से संबंधित है। अगर व्यवहार की बात आए, अरे एक सेकंड, जो अवलोकन है की बात आ जाए, तो निश्चित तौर से, या व्यवहार से संबंधित जुड़ा कोई शब्द आ जाए, निश्चित तौर से वो व्यवहारवादी में चले जाएगा, ठीक है। बाकी है जैसे संज्ञानवादी, ये तो दिमाग से संबंधित है। विकासवादी है, इसमें भी आपके जीन पियाजे वगैरह भी आ जाते हैं। रचनावाद है, ये कंस्ट्रक्टिज्म है, इसमें ब्रूनर, वाइकोस्की, जीन पियाजे, यानी विभिन्न मनोवैज्ञानिक जुड़े हुए हैं इनसे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वॉटसन के अनुसार शैशवावस्था में सीखने की सीमा वह तीव्र विकास और किसी भी अवस्था की तुलना में अधिक होती है। इस कथन को ध्यान में रखकर शैशवावस्था में शिक्षा के आयोजन हेतु निम्न में से कौन सी क्रिया निषिद्ध होगी, यानी जिसे नहीं कर सकते, तो वो होगी मूल प्रवृत्तियों का दमन। और मूल प्रवृत्तियों का दमन यानी आप ऐसे कह रहे हैं, उन्हें दबा रहे हैं, ठीक है। और दबा रहे मीन्स ये है कि आप उसकी जो मूल प्रवृत्तियां हैं, जो जन्मजात होती हैं, इनकी बात की है विलियम मैकडूगल ने, जो 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई थी, और उनके साथ में कौन कौन से संवेग संबंधित होते हैं, तो उनकी बात की है, ठीक है। तो ये दबाना है, ये नेगेटिव हो जाएगा, ऐसा नहीं कर सकते, ये निषिद्ध कह रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है, पर यह
उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता है तो इसे क्या कहेंगे? तो इसे शून्य प्रशिक्षण अंतरण कहेंगे, यानी जीरो लर्निंग ट्रांसफर कहेंगे। ये संबंधित होती है, आप अधिगम के स्थानांतरण पढ़ेंगे या अधिगम के इसे अंतरण भी बोल सकते हैं। तो ये विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे शून्य दीर्घाय, धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है, द्विपार्श्व भी होता है, ठीक है। यानी एक तो लॉन्गिट्यूडनल होता है, एक हॉरिजॉन्टल, तो ये भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इसका तो राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। सीखने की प्रथम अवस्था में सीखने की गति होती है, कैसी होती है? वो तेज होती है, यानी प्रथम अवस्था में, ठीक है, यानी शुरुआत की बात कर रहा है। नेक्स्ट है कि साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना शीघ्र ही सीख लेता है। इसका रीजन होता है कि वो धनात्मक स्थानांतरण से संबंधित, ये एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे ये भी कहता है ना कि कोई साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना शीघ्र ही सीख जाता है, या फिर स्कूटर से वो कार चलाना, तो भी धनात्मक ही हो जाता है इसका एग्जाम्पल। नेक्स्ट देख लेते हैं। एक क्रिस्टियन अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाना चाहती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थी के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। ये ब्लेंदा ब्लैंक्स की संकेत करती है। तो कहीं ना कहीं सीखने के लिए आकलन होता है, जिसे हम एफ बोलते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट, यानी के लिए हमेशा ही वो जो आपके फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है उसी के लिए आता है। इसे ही रचनात्मक बोलते हैं हिंदी में, और क्या बोल सकते हैं, रचनात्मक हो गया, या इसे संरचनात्मक बोल देते हैं, और भी अन्य नाम हो सकते हैं इसके, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। हालांकि देखो इसमें जैसे ऑप्शन नंबर इसका राइट 1 दे रखा है, ये गलत दे रखा है शायद, ठीक है। सीखने का आकलन नहीं होता, सीखने का आकलन तो मीन से होता है, ऑफ मीन से ये होता है कि आप उसका असेसमेंट कर रहे हो लास्ट में जाके, यानी अंत में किया जाने वाला मूल्यांकन या आकलन होता है, उसे बोलते हैं। ये गलत दे रखा है इसका आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कम गति से सीखने वाले बच्चों के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो हम कहेंगे उसे टोली शिक्षण के कराना चाहिए, अतिरिक्त ध्यान भी देना चाहिए, उसे मोटिवेट भी करना चाहिए, ठीक है, प्रोत्साहन करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रारंभ करने से पहले एक कुशल अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो हम कहेंगे पहले तो अधिगम जो भी परिस्थितियाँ उसे उत्पन्न करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अधिगम में वृद्धि की जा सकती है कैसे? तो हम कहेंगे उसे मोटिवेट करके या प्रोत्साहन देकर। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसकी जब देखो शब्द और भी दे सकते हैं इंग्लिश में सिमिलर वर्ड, ठीक है। तो मैं तो मोटिवेट शब्द यूज कर रहा हूँ, यहाँ पर और भी आ सकता है, ठीक है, प्रोत्साहन देकर, ऐसे भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अधिगम सर्वोत्तम होगा जब, हम ये कहेंगे जब मोटिवेशन होगी, यानी प्रेरणा होगी। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन अधिगम की प्रक्रिया को उचित ढंग से प्रस्तुत करेगा? तो वही है, व्यवहार में परिवर्तन होता है उसे ही हम अधिगम कहेंगे, या अधिगम की प्रोसेस को उचित ढंग से परिभाषित कर सकते हैं इस शब्द के थ्रू या इस सेंटेंस के। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। बाकी ये दे रहा कितना सामाजिक व्यवहार में परिवर्तन है, ये सामाजिक नहीं आएगा, यानी मनुष्य के व्यवहार में परिवर्तन होना चाहिए, या परिमार्जन बोल सकते हैं, ठीक है, ऐसे शब्द आने चाहिए। और कक्षा में अधिगम, इससे कोई लेना देना नहीं है। संविधानों में परिवर्तन, इससे कोई लेना देना नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 ही सही होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक शिक्षक होने के नाते आप सीखने के किस नियम को नहीं अपनाएंगे? देखिएगा, आंशिक क्रिया का नियम, तत्परता का, अभ्यास का, प्रलोभन नहीं देंगे। प्रलोभन है ये एक तरह से नेगेटिव में चला जाता है, तो इस वजह से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, स्थानांतरण एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, प्रशिक्षण और आदतों का किसी दूसरी परिस्थिति में स्थानांतरण किए जाने की चर्चा करता है। तो प्रशिक्षण के स्थानांतरण के बारे में कथन कौन सा संबंधित है? तो ये सोरेनसन का कथन है। तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा। सोरेनसन का जो भी आनुवांशिकी पढ़ेंगे ना, या आनुवांशिकी बोल सकते हैं, जब आप डेवलपमेंट पढ़ेंगे तो वहाँ पे आनुवांशिकी यानी हेरिडिटी और शब्द पढ़ेंगे, और साथ ही साथ आप वातावरण भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आनुवांशिकी संबंधी इन्होंने प्रत्यागमन का सिद्धांत दिया था, ये भी ध्यान रखना। ये सोरेनसन वही है ये। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, जैसा देख पा रहे होंगे, इसमें पूछा है डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यानी जो डिसलेक्सिया वो पठन विकार होता है, यानी लर्निंग डिसेबिलिटी होगी। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये कह रहा है एलेक्सिया है, ये किससे संबंधित है? तो ये आपकी सीखने की अक्षमता से हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बाकी पढ़ने से संबंधित तो हमने ऊपर ही किया था, डिसलेक्सिया हो जाएगा। लिखने से संबंधित डिस्ग्राफिया हो जाएगा। सुनने की जो अक्षमता है, ये इस प्रकार की कोई डिसेबिलिटी, मतलब इसके लिए टर्म नहीं है, यानी जो शब्द होते हैं ना, जैसे पढ़ने के लिए होता है, लिखने के लिए होता है, ठीक है, तो उस प्रकार। तो ऑप्शन नंबर इसका तो सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि एक कॉलेज जाने वाली लड़की ने पर्स पर कोट
फेंकने की आदत डाल दी थी। लड़की की माँ ने उसे कहा कि कमरे से बाहर जाओ और कोट को खूंटी पर टांगो। लड़की अगली बार घर में प्रवेश करती है, कोट को हाथ में रखकर अलमारी की तरफ जाकर कोट को खूंटी पर टांग देती है। ये उदाहरण किसका है? इसका ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है ना, श्रृंखला अधिगम। हालांकि इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, लेकिन और भी ऑप्शन देख लीजिएगा। जैसे इसमें और भी ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम और प्रत्यय अधिगम, और इनमें से सभी। तो मैंने बताया ना, इसका पहले ही राइट आंसर हो जाएगा, यानी श्रृंखला अधिगम हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो ये आपने गोत्री का नाम सुना होगा, तो गोत्री से संबंधित ये आपकी श्रृंखला अधिगम संबंधित होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें पूछा है कि निम्न में से कौन सा उदाहरण है जो अधिगम को प्रदर्शित करेगा। अगर आप देखेंगे सभी को तो हम कहेंगे हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन करना। तो ये आपका एक उदाहरण होगा अधिगम का। ठीक है, ये आपकी आरटेड में पूछा हुआ 2012 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, अधिगम निरयोग्यता वाले बच्चों को या बालकों में प्रकरण संबंधी निम्न में किस प्रकार की कमी पाई जाती है। ओवरऑल देखें, अधिगम निरयोग्यता वाले जो भी बच्चे होंगे ना या बालक होंगे, तो उनमें संख्याओं संबंधी सूचनाओं को याद करने में समय एवं दिशा की समझ कम होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होना ही अधिगम है। अधिगम की यह परिभाषा किसने दी थी। तो ये आपकी गेट्स एवं अन्य की हो जाएगी। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, क्योंकि ये वाली परिभाषा भी बहुत सी परीक्षा में पूछी हुई है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कारक है जो अधिगम के हस्तांतरण में मदद नहीं करता है। तो उसमें हो जाएगी, देखिएगा, वो हो जाएगा थकान। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अधिगम को बढ़ते हुए क्रोध को रोकने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। तो उसको अधिक काम दे ताकि जो भी उसे क्रोध आता है उसे समय न मिले उसे करने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अधिगम को प्रभावित करने व्यक्तिगत फैक्टर कौन से होते हैं। तो इनमें से देखें तो वही हो जाएगी आपकी मैच्योरिटी और आपकी आयु। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि यदि गणित का ज्ञान भौतिकी के अधिगम में सहायक हो तो उसे क्या कहेंगे। उसे कहेंगे सकारात्मक या पॉजिटिव स्थानांतरण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य में साझा स्थापित करने वाले प्रक्रम को कहते हैं। तो उसे बोलते हैं अधिगम। ठीक है, और जो भी साझर की बात आएगी और एस और आर की बात हो, निश्चित तौर से हम पावलर पे चले जाएंगे। ठीक है, तो ये हालांकि डेफिनेशन तो अधिगम की बनाई गई है, लेकिन ये सिद्धांत आपके पावलर वाला है ना, शास्त्रीय अनुबंध, उससे संबंधित था। नेक्स्ट है कि व्यवहार का करना पक्ष में आता है। तो व्यवहार का करना देखिएगा, इसमें से अगर सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो हमें ये कहेंगे, अगर इन्हीं तीनों में से हमें राइट आंसर जाना है तो ये क्रियात्मक भाग होता है, यानी चीज का गतिक क्षेत्र है, जिसे हम इसमें कहते हैं साइकोमोटर। तो ये उससे संबंधित है। आपने 3 डोमेन पढ़े होंगे, एक तो ज्ञानात्मक, ठीक है, भावात्मक और क्रियात्मक। तो जो क्रियात्मक वाला होता है ना, उसी से संबंधित था। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, इसमें पूछा है कि बार बार दोहराने से अधिगम को बढ़ावा मिलता है, किस नियम से इसकी पुष्टि होती है। तो ये होती है आपके बार बार दोहराने का मतलब वही अभ्यास से, यानी एक्सरसाइज वाला नियम है ये, थॉर्नडाइक के मुख्य नियम में आता है ये। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, तत्परता का नियम किसने दिया था। वही थॉर्नडाइक है। तत्परता पीटीए के नाम से मैं बताता रहता हूँ, यानी प्रभाव का, तत्परता का, अभ्यास का, ये तीनों ही मुख्य नियम आपके थॉर्नडाइक से संबंधित होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मनोविज्ञान थॉर्नडाइक ने व्यक्ति को किस आधार पर बांटा था। तो थॉर्नडाइक और इनके साथ एक मनोविज्ञान और थे, गैरेट। तो जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक है, आपने कोई रेफरेंस बुक पढ़ेंगे तो उसमें दिया गया था चिंतन और कल्पना शक्ति के आधार पर ये 3 प्रकार बताए थे इन्होंने। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है, यानी इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रयास व त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है। प्रयास और त्रुटि में वो यही है कि अभ्यास ही महत्वपूर्ण होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रिया के आधार पर नई परिस्थिति में भी समान अनुक्रिया करता है। तो ये किस नियम से संबंधित हो जाएगा। तो जो थॉर्नडाइक का गॉड नियम होता है सीखने का, सादृश्यता का, इसे ही कहते हैं एनालॉजी। ठीक है, यानी आप पूर्व में जो भी चीज़ सीखी थे उसे आप वर्तमान में कर रहे हैं। ठीक है, यानी उसी जैसी समान परिस्थिति में, इसे सादृश्यता का नियम भी कहते हैं। तो ये आपके गॉड नियम में आता है थॉर्नडाइक के। जो थॉर्नडाइक ने 3 तो मुख्य नियम बताए थे, वो आपके
गॉड नेम कितने बताए थे, गॉड नेम या सेकेंडरी बोल देते हैं, ये 5 थे, तो उनमें से एक यही भी था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अधिगम के निम्न सिद्धांतों में से किस में प्रतिक्रिया होने पर पुनर्वलन देने का सुझाव दिया गया है, तो वो क्रिया प्रसूत सिद्धांत, जिसे ऑपरेंट कंडीशन थ्योरी बोलते हैं, ये स्किनर से संबंधित है। ठीक है, और बाकी है संबंध प्रतिक्रिया, तो संबंध प्रतिक्रिया तो ये पावलर से संबंधित हो जाएगी, इसका शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत था। सूझ का सिद्धांत वही गेस्टल्टवादी है, 3 मनोवैज्ञानिक नाम आते हैं, कोहलर, कोपा, मैक्स, वर्दीमर। चालक न्यूनता का सिद्धांत है, जिसे ड्राइव्ड रिडक्शन थ्योरी बोलते हैं, ये आपकी क्लार्क हल से संबंधित हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार मैंने सभी की बताने की कोशिश की है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत को शिक्षकों के लिए निम्नलिखित में से क्या निहितार्थ है, यानी उन्हें क्या इम्प्लीकेशन करना चाहिए खुद से। तो हम ये कहेंगे उचित व्यवहार का पुनर्वलन दिया जाना चाहिए, अच्छा व्यवहार करते हैं तो उन्हें पुनर्वलन देना चाहिए। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अभिक्रम अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखा जाता है। इसकी पुष्टि इस बात से होती है कि हम कहेंगे विद्यार्थी है अपनी गति के थ्रू सीखते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका ये सही हो जाएगा। एक आता है स्वगति का सिद्धांत, तो ये उसे ही पूछा है इसने, और इनमें और भी सिद्धांत आते हैं, लघु पदों का सिद्धांत, स्वगति का, तो वो आपको पढ़ने होंगे अभिक्रमित अनुदेशन, उसमें दे रखे होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि इसमें से अधिगम की अंतर्निष्ठ विधि शीर्षक दिया था किसने। अगर देखें तो ये देखो, ये तो ऑप्शन दे ही रखे हैं आपके सामने। ठीक है, तो इनके अलावा और भी ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे मैं यहीं पे लिख देता हूँ। एक और है इसमें सी नंबर डकार कह सकते हैं, कमीशन, और एक और है 4 नंबर मान सकते हैं, जैसे कि विश्वविद्यालय आयु। अब इसमें से बताइएगा कौन सा होगा। तो अगर देखें तो ये सभी यानी जो अंतर्निष्ठ विधि शीर्षक दिया गया था वो आपको डेलार्स कमीशन ने दिया था, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि अधिगम से संबंधित मनोविज्ञान की विचारधाराओं एवं उनके प्रतिपादकों के जोड़े यहाँ दिए गए, इंगित कीजिए कि कौन सा जोड़ा सही मिलान नहीं है। तो देखिएगा, जैसे व्यवहारवाद की बात करते हैं तो उसमें वॉटसन आते हैं, गुथरी भी आते हैं, और भी मनोवैज्ञानिक आते हैं, जैसे स्किनर हो गया, थॉर्नडाइक हो गया, और भी मनोवैज्ञानिक आते हैं। ठीक है, साथ ही साथ जो फैकल्टी मनोविज्ञान है इसमें वुल्फ एवं रीड के द्वारा दिया गया था, यानी संबंधित है इनसे, तो ये दोनों तो सही थे। बाकी जो गेस्टल्टवाद मनोविज्ञान है ये थॉर्नडाइक से संबंधित थोड़ी, थॉर्नडाइक तो इसमें आएगा व्यवहारवाद में, तो फिर ये गेस्टल्टवाद है जो आपके कहलाते हैं कोहलर, कोपा, मैक्स, वर्दीमर, ये तीनों से संबंधित है। बाकी पुनर्वलन से संबंधित आपकी क्लार्क हल है और स्किनर, तो हम ये कहेंगे इसमें से ऑप्शन नंबर सी है वो गलत है, बाकी सभी सही थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नीचे अधिगम के सिद्धांत और उनके प्रतिपादकों के जोड़े दिए गए, तो इंगित कीजिए कि इनमें से कौन सा जोड़ा सही मिलान नहीं है। अगर आप देखें जैसे अनुक्रिया वुल्फ एवं रीड के द्वारा दी गई थी, ये तो फैकल्टी मनोविज्ञान से संबंधित थे, तो ये नहीं होगा, तो फिर कौन होगा, अनुकूलन अनुक्रिया, ये आपकी संबंधित हो जाएगी, अनुकूल अनुक्रिया से संबंधित हो जाएगा, शायद स्किनर ही हो जाएंगे ना, ऑपरेंट कंडीशन थ्योरी दी थी, तो ये हो जाएगा। ठीक है, बाकी अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है मैक्स, वर्दीमर, कोहलर और कोपा और आता है इसमें। ठीक है, बाकी उद्दीपन अनुक्रिया जिसे ऐसा थ्योरी बोलते हैं, तो ये संबंधित हो जाएगी थॉर्नडाइक के वनडे से। पुनर्वलन का सिद्धांत है वो ये क्लार्क हल और स्किनर का ही नाम आता है, तो ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा, जो सही मिलान नहीं था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, थॉर्नडाइक के प्रभाव नियम का शैक्षणिक महत्व नहीं है इनमें से, तो हम कहेंगे देखिए रुचि में वृद्धि करना, संवेगों को नियंत्रण रखना और अपराधी बालक का उपचार, ये तो तीनों शैक्षिक महत्व है, लेकिन जो स्मरण शक्ति में कमी करना ये वाला नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सीखने के नियमों का प्रतिपादक किसने किया था, किसे जाना जाता है इसके थ्रू, तो ये थॉर्नडाइक नहीं दिए थे सीखने के नियम, जो आपके 3 नियम थे, एक तो प्रभाव का, तत्परता, अभ्यास का। ठीक है, इनके अलावा गॉड नियम भी दिए थे, लेकिन सीखने के मुख्य नियमों में ये 3 ही आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें पूछा है जो हल का सिद्धांत किस प्रक्रिया से संबंधित है, तो क्लार्क हल है ना, वो बात करते हैं सीखने की व्याख्या के सबलीकरण से, यानी ऑप्शन नंबर इसका कह सकते हैं बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, यानी क्लार्क हल में देखा जाए चालक न्यूनता का सिद्धांत भी दिया था, और रेनफोर्समेंट की बात करते हैं तो वही है सबलीकरण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सुल्तान नामक चिंपैंजी या चिंपांजी बोलते हैं पर परीक्षण करने वाले मनोवैज्ञानिक का नाम क्या है, इसमें से या कौन संबंधित है, तो वो हो जाएंगे कोहलर, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि समग्रता के सिद्धांत जिसे गेस्टाल्ट थ्योरी बोलते हैं या गेस्टाल्ट थ्योरी के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। तो देखिएगा, जैसे इसमें आर.एस. केने दे रखा है, तो आर.एस. केने यानी रॉबर्ट केने, तो इन्होंने तो सीखने की पदानुक्रम ही दी थी जिसमें 8 स्टेप बताए थे, तो ये तो होंगे नहीं समझते। पी.एस. ब्लूम ने ये कह सकते हैं 3 डोमेन बताए थे, जो ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, ठीक है, तो ये भी संबंधित नहीं है। पी.एफ. स्किनर की बात करें, इन्होंने तो ऑपरेंट कंडीशन थ्योरी दी थी, तो इस वजह से हम इसे भी नहीं मानेंगे, ठीक है। अब आती है देखो क्रो एंड क्रो, हालांकि गेस्टाल्टवाद के प्रवर्तक ये नहीं माने जाएंगे, यहाँ पे गलत दे रखा है ये, आप थ्योरी पढ़ के देख लीजिएगा। तो मोस्टली तो ये होता है कि जो समग्रता के सिद्धांत या गेस्टाल्ट थ्योरी की बात करते हैं, तो आपके कोहलर, कोप्पा और आपके मैक्स वर्दीमर, इनके नाम लिए जाते हैं, न कि इसका। तो ये गलत ही क्वेश्चन था, तो इसका राइट आंसर ये वाला होगा, ठीक है। हालांकि इसमें दे नहीं रखा है फिर भी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कॉलर के अधिगम संबंधित प्रयोग थे वो किस पर किए थे, उन्होंने चिंपांजी पर किए थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं गेस्टाल्ट का अर्थ क्या होता है, तो हम कहेंगे ये पूर्णाकार होता है, यानी पूर्णाकार मीन्स ये है, एक सेकंड, पूर्णाकार होगा, पूर्णाकार मतलब कोई समग्रता, और इसे गेस्टाल्ट कहते हैं इंग्लिश में। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, अभी जो हमने पिछली क्वेश्चन किए हैं, तो इसमें मुझे एक गलती होगी, जो अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत है स्किनर से संबंधित नहीं है, तो फिर किससे है, ये पाउलर से है, तो इसके लिए मैं माफी चाहूँगा, ठीक है, क्योंकि मुझे गलत बता दिया गया था। ये स्किनर नहीं होगा, इसका क्या होगा, पाउलर होगा। अनुकूलित अनुक्रिया है ये सिद्धांत है आपके पाउलर से संबंधित है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है कि कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है, जो अधिकांश छिपी रहती है एवं चेतना के 3 स्तर। ये बात किसने की है, तो ये आपके मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है, जिसे साइको एनालिसिस थ्योरी बोलते हैं। तो ये आपके फ्रायड से संबंधित है। हालांकि देखा जाए इसे मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, और इसे बोलते हैं, देखो हिंदी में भी बता दूंगा, साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी, यानी मनोलैंगिक और विकास सिद्धांत ये भी बोलते हैं, या वैसे मनोविश्लेषणात्मक का सिद्धांत भी बोल दीजिएगा, वो एक ही बात है, ठीक है। इन्होंने बहुत सारी बात की है, यानी यकीन नहीं मारोगे, इनका सिद्धांत बड़ा ही मस्त है अगर पढ़ोगे तो। इन्होंने देखो चेतना, अर्धचेतन और अचेतन इनकी बात की है, साथ ही साथ इनके अलावा इड ईगो, सुपर ईगो की बात की है, आपने लिबडोस हुआ नाम, ठीक है, आत्मबोध और नार्सिसिज्म, ये सभी शब्द है ना इन्हीं से संबंधित है, ठीक है। तो ये जो बात की गई है चट्टान वगैरह की, ये सभी चेतन के 3 स्तर बताए थे, जैसे कि चेतन, अचेतन और अर्धचेतन, ठीक है। और इनके अलावा इन्होंने इड यानी इड ईगो, सुपर ईगो की बात की, वो आगे चलेंगे तो क्वेश्चन मिलते जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कि जिन इच्छाओं की पूर्ति हमें नहीं होती है, तो उनका भंडार कहाँ पे होता है हमारे मस्तिष्क में, तो वो इड में होगा, यानी जो भी दमित इच्छा होगी ना वो इड में जाएगी, जो आप समाज में पूरी नहीं कर पा रहे हैं तो वो इड के अंतर्गत आ जाएंगे। बाकी नेक्स्ट है मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, तो फ्रायड माने जाएंगे। प्याजे के अनुसार जो मूल सक्रियात्मक अवस्था होती है, जिसे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं, उसका समय काल क्या होता है, उम्र पूछी है, तो 7 से 11 वर्ष हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्याजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रिया और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है, तो जो लास्ट स्टेज आती है ना, जैसे ऑपरेशनल फॉर्मल या एब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं, यानी फॉर्मल बोल दीजिएगा या एब्स्ट्रैक्ट बोल दीजिएगा, ऑपरेशनल स्टेज यानी जो 11 से 16 वर्ष की मध्य होती है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्याजे के अनुसार जो संज्ञानात्मक बल प्याजे के अनुसार जो संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं, तो वो आपकी 4 है, सेंसरी, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट, फॉर्मल, ये 4 अवस्थाएं, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के बारे में विषयों में चिंतन प्रारंभ कर देता है। देखिए प्रारंभ की बात करें ना, यानी वो चिंतन प्रारंभ कर देता है, हालांकि ये पूर्व सक्रियात्मक आना चाहिए, लेकिन इसमें आंसर दे रखा मूल सक्रियता, तो हम इसी पे जाएंगे फिर। हालांकि इसका अगर NCERT की बुक पढ़ेंगे ना, तो पूर्व सक्रियात्मक में ही बच्चा है जो आपका चिंतन प्रारंभ कर देता है, लेकिन जो तार्किक रूप से बात की जाती है ना, तो फिर ये मूर्त में आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचानिएगा। यानी बौद्धिक वही है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात कर रहा है, तो वो प्याजी से ही संबंधित हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्याजी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। तो अमूर्त संकल्पनाएं जब भी आएगी ना, तो वो आपकी जो फॉर्मल स्टेज होती है ना लास्ट वाली, उसी से संबंधित बातें हो रही है। तो ये औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था हो जाएगी। 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि प्याजी का सिद्धांत है किसके अवलोकन पर आधारित है। तो हम देखेंगे तो वो उसने अपने बच्चे थे 3, उन्हीं पर प्रयोग किए थे, तो उन्हीं पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्याजी के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक जैसे संवेदी गामक अवस्था किसके साथ संबंधित हो जाएगी। यानी इनमें कौन सी विशेषता है, वो सेंसरी मोटर स्टेज की यानी संवेदी प्रेरक की। तो वो अनुकरण हो जाएगी, स्मृति हो जाएगी, और जो आपका मैपिंग निरूपण है यानी मानसिक यानी मेंटली बोल सकते हैं, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बाकी जो तार्किक रूप से समस्या का समाधान करना हो या ये है ना विकल्पों को विवर्चन या एनालिसिस करने की योग्यता, ये सब ये आपके औपचारिक से संबंधित हो जाएगी, यानी जिसे बोलते हैं फॉर्मल स्टेज, तो उससे संबंधित। नेक्स्ट है, चिंतन अनिवार्य रूप से एक क्या है, तो हम कहेंगे संज्ञानात्मक गतिविधि हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पावलो के प्रयोग में भोजन को अनुबंध की भाषा में क्या कहा गया था। यानी जो भोजन था ना, उसे हम UCS कह रहे थे, UCS यानी अनकंडीशनल स्टिमुलेट, तो हम उसे बोल सकते हैं अनानुबंधित उद्दीपक। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि अनुबंध स्थापित होने के बाद यदि बार बार मात्र अनुबंधित उद्दीपक की उपस्थिति की जाने पर अंततोगत्वा अनुबंधित अनुक्रिया बंद हो जाना कहलाता है। इसे विलोप कहते हैं, यानी विलोपन भी बोल सकते हैं। यानी ये है कि जो आप भोजन दे रहे थे कुत्ते को, तो भोजन देते थे तो उसके लार आ जाती थी, फिर आपने क्या किया कि भोजन का संबंध और जो आपकी घंटी थी ना, घंटी प्लस भोजन दिया, तब भी वो लार निकाल रहा था। लार किसके थ्रू आ रही थी, भोजन के। फिर आपने अनुबंध बार बार ये अनुक्रिया दोहराई कि पहले घंटी देंगे फिर भोजन देंगे, तो इस प्रकार ये इसका अनुबंध हो गया था घंटी से। यानी जब भी घंटी की आवाज़ आती उसके लार निकल जाती थी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप घंटी की आवाज़ तो बार बार दे रहे हैं लेकिन आप भोजन नहीं दे रहे साथ में। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो भी आपकी जो अनुक्रिया अनुबंधित थी अनुक्रिया, उसके साथ में घंटी बजेगी, उसके साथ उसकी लार आएगी, फिर उसे भोजन दिया जाएगा। इस प्रकार ऐसा कुछ क्रम था। तो लेकिन आप उसे घंटी की आवाज़ दे रहे हैं लेकिन भोजन नहीं दे रहे, तो वो जो भी अनुक्रिया जो अनुबंध हुआ था घंटी के साथ, तो उसकी लार का तो वो ब्लॉक हो जाएगी, यानी वो आना बंद हो जाएगी। तो कुछ इसी प्रकार की थ्योरी बना के पूछा था, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पावलर के अनुबंध प्रयोग में केवल ध्वनि की उपस्थिति करने पर होने वाली अनुक्रिया क्या थी। यानी जो हम दे रहे थे ना घंटी को कह रहे थे हम CS का मतलब होता है इंग्लिश में कहे तो कंडीशनल स्टिमुलेटर यानी अनुबंधित उद्दीपक। लेकिन ये कह रहा है कि कौन सी अनुक्रिया हो रही थी इसके मतलब इसके थ्रू। तो हम कह रहे हैं जब भी हम घंटी की आवाज़ देते थे कुत्ता क्या निकालता था, CR का मतलब लार है, जिसे कह सकते हैं इंग्लिश में क्या कहेंगे कंडीशनल रेस्पॉन्स यानी अनुबंधित अनुक्रिया। तो अनुबंधित अनुक्रिया ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यानी जो लास्ट स्टेप था ना, ये 3 स्टेप में पूरा होता था प्रोसेस, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो थर्ड में हम क्या करते थे, केवल घंटी दे देते उससे ही लार आ जाती थी। ठीक है, तो ये पूछ रहा था जो हम ये दे रहे थे ना, इससे कौन सी अनुक्रिया हो रही है, वो CR हो रही है, इसे बोल रहे हैं अनुबंधित अनुक्रिया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अधिगम का संबंध यानी अधिगम का संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत है किसने प्रतिपादित किया था। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत ये पावलर से ही संबंधित है। इसे ही अनुकूलन अनुक्रिया बोलते हैं। अनुकूलन अनुक्रिया, ये हमने अभी गलती की थी ना वो वाला क्वेश्चन, तो ये भी आपके पावलर से ही संबंधित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि आप अपने जूते एक रैक पर रखते हो, उस रैक को उस स्थान से हटा दिया जाता है, फिर भी आप उस जूते रखने उसी स्थान पर जाते हो वहाँ पर जो पहले रैक रखी थी। तो ऐसा होने का क्या गया है, यानी ऐसा होने का रीजन क्या है ये बताना है। तो वो कहीं ना कहीं आपका अनुबंधन हो गया था कि आप पर डे आएंगे उसी रैक में जूते उतारेंगे, तो आप उसका क्या अनुबंध हो गया, तो आप वहीं पर पहुंच रहे हैं जबकि वो वहाँ पे नहीं है। तो इस प्रकार का ये थ्योरी बना के पूछा था, तो ये पावलर सही संबंधित था, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अनुबंधन की गोचर की शुरुआत किसने की थी। तो वही है आपके पावलर है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें पूछा है कि 5 वर्ष का राजू है और अपनी खिड़की के बाद तूफान को दिखता है, बिजली चमकती और कड़कने की आवाज़ भी आती है,
राजू शोर से सुनकर उछलता है और बार बार ये घटना होती है। फिर भी कुछ देर शांति के पश्चात बिजली कड़कती है। राजू बिजली की गर्जना सुनकर उछलता है। राजू का उछलना सीखने के किस सिद्धांत का उदाहरण होगा? तो कहीं ना कहीं ये शास्त्रीय अनुबंधन से संबंधित हो जाएगा, क्योंकि उसे अनुबंध हो गया है। जब जब उसकी ये है ना कहा बिजली की जो चमकती है ना, या चमकने से उसे जो कड़कड़ाने की आवाज़ आती है, उसके साथ उसका अनुबंधन हो गया है। ठीक है, तो जब भी राजू है इस बिजली की जो चमक होती है, चमकने से जो कड़कने की आवाज़ आती है ना, उसके साथ उसका उछलना अनुबंध हो गया है। तो ये कहीं ना कहीं हम ऐसे ही बोल सकते हैं शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत से संबंधित है। नेक्स्ट है राजू खरगोश से डरता था। शुरू में खरगोश राजू से काफ़ी दूर रखा गया। आपने क्यों आने वाले दिनों में हर रोज खरगोश और राजू के बीच की दूरियां कम कर दी गई। अंत में राजू की गोद में खरगोश को रखा गया और राजू खरगोश से खेलने लगा। यह प्रयोग उदाहरण है किससे संबंधित? तो ये आपके शास्त्रीय अनुबंधन से संबंधित है। ठीक है, यानी उसके साथ है उसे अनुबंध बना दिया। पहले तो डर रहा था, अब उसे पास लाए गए डे बाई डे, तो निश्चित तौर से वो उसे खेलने लगा। इसका मतलब उसका अनुबंध हो गया, अब वो डरता नहीं है। कहीं ना कहीं ये थ्योरी बना के पूछी है, वो पावलर से पूछी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है अधिगम के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत से संबंधित कौन है? तो वो हो जाएगी पावलर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सीखने का जो क्लासिकल कंडीशन थ्योरी है, जिसे शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत कहते हैं, तो ये किससे संबंधित है? पावलर से ही। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से शास्त्रीय अनुबंधन का कौन सा उदाहरण होगा? हम कहेंगे कुत्ता घंटी बजने पर लात टपकाने सीख लेता था, तो इस प्रकार कहेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कक्षा प्रथम का विद्यार्थी एक शिक्षक से मार खाने के उपरांत है सभी शिक्षकों से डरने लगता है, यह उदाहरण किसका होगा? तो ये कहीं ना कहीं अनुबंधित सिद्धांत से संबंधित है। यहाँ पे कहीं ना कहीं जो आपका उद्दीपक का सामान्यीकरण कर लिया उसने। उद्दीपक का सामान्यीकरण का मतलब ये होता है सामान्यीकरण, यानी आप ऐसे कह सकते हैं कि जो भी टीचर है उस स्कूल में वो सभी से डरने लग गया। यानी यहाँ पर जो टीचर है ना, वो सभी आपके उद्दीपक के रूप में कार्य हो गए। यानी आप जो एक टीचर से मार खाई वो सभी से डरने लग गया, इसका मतलब सभी मार्क देंगे उसमें। तो कुछ इसी प्रकार का होता है उद्दीपक का सामान्यीकरण। पावलर की थ्योरी पढ़ी होगी, तो उसमें क्या था कि घंटी की आवाज़ से लार आ रही थी। इसका मतलब घंटी जैसी आवाज़ उसे कहीं पर भी सुनाई देगी ना, उसकी लार टपक जाती थी। तो इसका यही होता है उद्दीपक का सामान्यीकरण। ठीक है, तो इस प्रकार थ्योरी बना के पूछी थी, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है पावलर ने अधिगम का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया था? वो था अनुकूलित अनुक्रिया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बुरी आदतों को सुधारा जा सकता है, तो वो ये अनुबंधन के थ्रू। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि प्याजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है वो कहलाती है, तो उसे कहते हैं एडजस्टमेंट। अरे माफी चाहेंगे, एडजस्टमेंट क्यों कहेंगे? समावेशन मतलब एसिमिलेशन, इसे हम कहेंगे एकोमोडेशन। ठीक है, इसे समायोजन बोलते हैं। ये अनुकूलन की दो प्रोसेस होती है, एक तो एसिमिलेशन और एकोमोडेशन, जिसमें हम संशोधित कर सकें या बदल सकें या परिवर्तित कर सकें या मॉडिफाई, ये शब्द आते हैं ना, मोस्टली वो समायोजन के ही शब्द होते हैं। ठीक है, यानी समायोजन की ये विशेषता होती है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। गेस्टाल्टवाद के प्रतिपादक कौन थे? वही मैक्स वर्दीमर, यानी इसका नाम है मैक्स वर्दीमर। ठीक है, तो हालांकि इसमें कोलर, कोप्पा, मैक्स वर्दीमर, इन तीनों के नाम लिए जाते हैं, कोलर, कोप्पा और मैक्स वर्दीमर। ठीक है, तो मैक्स वर्दीमर ही माने जाते हैं मेरे प्रतिपादक। तो ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बालक की जो सोच है वो अमूर्तता यानी एब्स्ट्रैक्शन की अपेक्षा मूर्त यानी कॉन्क्रीट अनुभव एवं प्रत्ययों से होता है, तो इस अवस्था किससे संबंधित है? तो ये आपकी हो जाएगी मूर्त सक्रियता, तो अवस्था की विशेषता की बात कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा प्याजे के अनुसार बुद्धि का निर्धारक तो नहीं है, यानी जिसकी बात नहीं की है बुद्धि के निर्धारण में कुछ ने प्याजे ने? तो देखिएगा संतुलन, संतुलीकरण, इसकी तो बात की है, जैसे इक्विलिब्रेशन बोलते हैं, अनुभव की बात की है, लेकिन सामाजिक संचरण की बात नहीं की है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है वैचारिक क्रिया की अवस्था कौन सी होती है? तो 7 से 12 वर्ष की होती है ना, इसे ही वैचारिक कह सकते हैं, क्रिया अवस्था बोलते हैं। ये बाल्यावस्था की एक विशेषता ही मानी जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं प्याजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से 2 वर्ष की आयु के दौरान बच्चा फिल इन द ब्लैंक्स सबसे बेहतर सीखेगा किसके थ्रू? इंद्रियों के, क्योंकि सेंसरी मोटर स्टेज ही होती है इस विशेषता का नाम, तो वो संवेगों से ज़्यादा सीखेगा। संवेगों क्यों? इंद्रियों के थ्रू जो भी सेंसर होंगे। नेक्स्ट है बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका मतलब श्री किसको जाएगा? वो जीनी प्याजे को। ठीक है, इसी प्रकार की कुछ डेफिनेशन पूछी थी शुरुआत में, वो वाइगोस की थी, आपने ध्यान दिया हो।
जब मैं शुरुआत क्वेश्चन करा रहा था तो मैंने कहा था ये आपके जीन पियाजे भी इसी बात को कहते हैं कि बच्चे हैं दुनिया के बारे में अपनी समझ का क्या करते हैं, सृजन करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पावलो के शास्त्रीय अनुबंधन में क्या है? तो हम ये कहेंगे पहले तो हम ध्वनि देते थे, उसके पश्चात भोजन प्रस्तुत करते थे, फिर आती थी उसकी लार कुत्ते में, ठीक है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पावलो के अनुबंधन प्रयोग में भोजन के पूर्व उपस्थित ध्वनि को क्या कहते थे? देखिएगा, यानी भोजन के पूर्व यानी उससे पहले हम दे रहे थे सी एस। देखो मैं डायरेक्टली मैं कौन सा स्टेप बता रहा हूँ, सेकंड। तो सी एस जैसे घंटी दे दी, जैसे सी एस कह रहे हैं ना, ये घंटी थी, फिर उसके बाद देते थे हम भोजन, तो भोजन देते थे जिसे बोलते थे यू सी एस। फिर जो लार आती थी ना कुत्ते के, तो वो किसके थ्रू आती थी, इसके या इसके? तो वो आती थी भोजन के थ्रू, इस भोजन वाले से। ये सेकंड स्टेप में यही था। तो ये यू सी आर थी, यानी यू सी एस देते थे उससे यू सी आर। इसमें केवल यहाँ पे तो स्टिमुलेट है, यहाँ पर रेस्पॉन्स, बस यही अंतर है। बाकी जो हमने बहुत सारी बार ये अनुक्रिया दोहराई ना, तो लास्ट में जाके थर्ड स्टेप बनता था हमारा, जो घंटी की आवाज़ देते थे उसे सी आर, यानी इस घंटी की वजह से लार आती थी। तो ये अनुबंधन किया था। तो आपसे ये पूछा था भोजन के पूर्व में उपस्थित ध्वनि को आप क्या नाम दे रहे थे इसको, यानी यहाँ पर सेकंड नंबर स्टेप में। तो हम इसी घंटी को कह रहे हैं कंडीशनल स्टिमुलेट। कंडीशनल स्टिमुलेट को हिंदी में कहते हैं अनुबंधित उद्दीपक। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। कौन सी जैविक आवश्यकता कम जरूरी है? तो इसमें से देखिएगा यौन हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एक बालक अधिक सीखता है यदि उसे, बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। हम कहेंगे क्रिया विधि से पढ़ाया जाए, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें पूछा है कि अधिगम के लिए क्या आवश्यक है? तो हम कहेंगे जो भी स्वानुभव हो, यानी स्वानुभव या स्वचिंतन हो या स्वक्रिया हो, ये सभी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि जो निर्मितवाद अधिगम के पक्षधर कौन थे? तो वो आपके निर्मितवाद की बात करें ना, तो इसमें आएगा लेव वाइगोत्स्की। इसमें लिव दे रखा है, लिव दे रखा है, हालांकि इसे लेव वाइगोत्स्की बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। ये कह रहा है कि अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम किसके द्वारा समझाया गया था? तो ये डेविड आशुवेल थे ना, इनके द्वारा समझाया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये आपकी रीट 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट है, और हालांकि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में भी पूछ लिया है, ये स्कूल लेक्चरर में। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा यूँ सही है? अधिगम के प्रकार है, ये कॉलर से संबंधित नहीं है। अनुभवजन्य अधिगम है, ये पॉल रॉजर से संबंधित है, और ये आपके मानवतावादी कहलाते हैं, मानवतावादी, ठीक है। इनके साथ एक नाम और होता है अब्राहम मैस्लो। तो यही संबंधित है। बाकी सामाजिक अधिगम गहरे से संबंधित नहीं है। अंतर्दृष्टि अधिगम ये बाटूरा से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो बी था वो सही मिला हुआ था, बाकी सभी गलत थे। निम्नलिखित में से कौन सा आशुवेल के द्वारा दिए गए अधिगम का एक प्रकार नहीं है? तो देखिएगा, उन्होंने रटका सीखने की बात की है, अभिकरण यानी रिसीव के थ्रू सीखने की बात की है, और उन्होंने अन्वेषण के द्वारा सीखने की है। एक मीनफुल, चौथा होता है मीनफुल, तो वो होता है ना कि विभेदीकरण के थ्रू। विभेदीकरण के द्वारा सीखने की बात तो रॉबर्ट गेट करते हैं, न कि आपके डेविड आशुवेल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा अधिगम की विशेषता नहीं है? तो हम कहेंगे व्यवहार में चढ़ के जो अस्थायी परिवर्तन हो, जो प्रेरणात्मक अवस्था के फलस्वरूप होते हैं, ये वाला कहना गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। एक जीन प्याजे ने बालक उसके वातावरण के मध्य चलने वाली परस्पर क्रिया को निर्मित जो समसंतुलन होता है उसको क्या नाम दिया था? उसे अनुकूलन कहा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसी के अंतर्गत 2 अनुक्रियाएं होती थी, एक तो एसिमिलेशन, एक अकोमोडेशन, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अधिगम का कौन सा सिद्धांत है जो व्यवहारवाद और समग्रवाद का अनोखा मिश्रण माना जाता है? तो वो हो जाएगा चिन्ह पूर्णाकार का सिद्धांत। चिन्ह पूर्णाकार का सिद्धांत है, ये कहीं ना कहीं आपके टॉलमैन से संबंधित है। एडवर्ड टॉलमैन बोलते हैं, इन्होंने साइन थ्योरी दी थी, साइन थ्योरी, और इन्होंने जो टी बेज यानी भूण भलैया वाली एक कह सकते हैं प्रयोग किया था इन्होंने, तो वो भी, और चिन्ह पूर्णाकार का सिद्धांत भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यानी ये व्यवहारवाद और जो समग्र यानी गेस्टुलवाद है, दोनों को मानते हैं। कौन सी अंतर्दृष्टि की विशेषता नहीं है? देखो, आकस्मिक होता है, सडनली, और नवीन परिस्थिति में अनुक्रिया कर सकते हैं, अनुक्रिया की सहजता से होना होता है। तो इसमें से जो भविष्योन्मुखी की सोच होती है ये वाली नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर टी सही हो जाएगा। कौन सी मूल सक्रिय तो अवस्था की विशेषता नहीं है? तो देखिए, विचारों की विलोमीयता, यानी इसमें रिवर्सिबिलिटी पाई जाती है। रिवर्सिबिलिटी यानी बच्चा है अग्र और प्रतीक दोनों की ओर से हो सकता है। कंजर्वेशन सही है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, इस प्रकार की आयतन की बात अच्छी प्रकार से समझ जाता है बच्चा।
क्रमबद्धता और पूर्ण अंश प्रत्ययों का उपयोग करने लग जाता है, यानी सीरिएशन, किसी भी चीज़ को छोटी बड़ी यानी आरोही या अवरोही क्रम में सजाना, इस प्रकार की। तो ये तीनों विशेषता थी, जो नहीं होगी तो होगी 1 नंबर, सॉरी डी नंबर ऑप्शन। अंत प्रकृत चिंतन अवस्था, इसकी इंग्लिश नहीं दे रखी है, शायद इसे इंट्यूटिव बोलते हैं। तो ये आपकी प्री ऑपरेशनल होती है ना, प्री ऑपरेशनल की 2 अवस्थाएं होती हैं, प्री कॉन्सेप्चुअलाइजेशन होती है, एक होती है इंट्यूटिव। तो शायद ये इंट्यूटिव ही है, ठीक है। तो ये प्री ऑपरेशनल की विशेषता है, ना कि आपकी मूर्त की। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। पुनर्फलन का सिद्धांत संबंधित है किससे? अगर आप देखेंगे तो पुनर्फलन की बात देखो, हालांकि क्लार्क हल करते हैं सिद्धांत की, तो लेकिन ऑप्शन दे नहीं रखा है, केवल स्किनर दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो हमने देख लिया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा स्किनर, क्योंकि क्लार्क हल इसमें ऑप्शन में नहीं था। हालांकि सिद्धांत तो क्लार्क हल नहीं दिया था पुनर्फलन का, जिसे रेनफोर्समेंट थ्योरी बोलते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादातर काम करने वाले या फेमस करने वाले थे स्किनर। किसको? पुनर्फलन को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि अंतर्दृष्टि अधिगम का परिणाम है, ये किसका है? तो हम कहेंगे ये कहीं ना कहीं गेस्टोल्ड के जो प्रत्यक्षीकरण होता है ना, परसेप्शन, उसका ही ये दिया हुआ एक तरह से रिजल्ट है, यानी परिणाम है। कौन? अंतर्दृष्टि अधिगम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अधिगम एक प्रक्रिया है, कैसी है? तो हम ये कहेंगे अनुभव द्वारा जो भी हम अर्थ निर्माण करते हैं ना, वही होती है आपकी अधिगम की प्रोसेस। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्रत्यक्ष अधिगम किसके विकास में सहायक होता है? तो कहीं ना कहीं हमारे माइंड से ही संबंधित होता है, यानी ये कॉग्निटिव स्किल से संबंधित हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सहयोगात्मक अधिगम आयोजित किया जाता है। तो हम ये कहेंगे चाहे तो कच्चा कच्चे की परिस्थितियों से संबंधित हो या कच्चा कच्चे बाहर की परिस्थितियों के, यानी अंदर बाहर कहीं से भी हो। तो हम ऑप्शन नंबर सी पे जाएंगे। ये करें निर्मितवाद सिद्धांत आधारित शिक्षण का आधार क्या है? हम कहेंगे लर्निंग बाई डूइंग, करके सीखना। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये करें सामाजिक अधिगम प्रारंभ होता है। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम कर चुके हैं, संपर्क से हुआ। बाकी अल्बर्ट बांडुआ द्वारा प्रतिपादित अधिगम का प्रकार इसमें से कहलाता है। तो वो कहते हैं कि हम जो भी सीखते हैं वो ऑब्जर्वेशन के थ्रू सीखते हैं, यानी प्रेक्षणात्मक अधिगम। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें पूछा है कि निम्न में से कौन सा सहयोगी अधिगम का तत्व तो नहीं होगा? अगर देखिएगा सहयोगी अधिगम का, तो इसमें तो देखो सामाजिक अंतःक्रिया का अभाव, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। हालांकि ये तीनों ऑप्शन है ना, ए बी और डी, ये आपके सहयोगी अधिगम के तत्व माने जाएंगे, लेकिन जो अभाव है ना सामाजिक अंतःक्रिया का, ये वाला गलत हो जाएगा। अभाव थोड़ी होता है, ठीक है, ये इस वजह से गलत हुआ है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, प्रयत्न व भूल सिद्धांत को दर्शाने के लिए थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किए थे? तो उन्होंने प्रयत्न व भूल है, जैसे ट्राई एवं एरो थ्योरी बोलते हैं, तो ये आपकी बिल्ली पर प्रयोग किए थे। तो ऑप्शन नंबर कह सकते हैं बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निर्मितवाद शिक्षण मॉडल है के अनुसार सही क्रम क्या होगा? तो निर्मितवाद कहते हैं पहले हम अन्वेषण करेंगे, फिर उसकी व्याख्या करेंगे, फिर उसका विस्तार करेंगे, फिर मूल्य। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, यानी डिस्कवरी, और व्याख्या मतलब एक्सप्लेनेशन देना, विस्तार का मतलब एलाबोरेशन, मूल्यांकन मतलब इवोल्यूशन। तो ऑप्शन नंबर 1 ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लेविन के अधिगम संबंधित क्षेत्र सिद्धांत की एक अवधारणा नहीं है इनमें से, यानी मुख्य अवधारणा नहीं है। ये लेविन है ना, इसे ही हम कोट लेविन बोलते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्षेत्रीय सिद्धांत दिया था, और आपका वेक्टर और कर्षण, यानी जैसे वेक्टर और कर्षण का सिद्धांत जीवन दायरे का तल रूपी, लेकिन विविधीकरण यानी डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं की है इसमें, तो रॉबर्ट गेनी ने बात की है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जैसा देख पा रहे होंगे, ये पूछा है कि सीखना केवल ज्ञान या कौशल प्राप्ति ही नहीं, वरन यह कहीं अधिक क्या है, व्यवहारगत परिवर्तन होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत किसका है? संबंध प्रतिक्रिया बोलिएगा या अनुकूलित अनुक्रिया बोलिएगा, वो सभी यह चीज़ें पार्लर से संबंधित हो जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। प्रभावशाली अधिगम के आयाम कौन कौन सी होती हैं? तो वो आपके संकेत अधिगम हो, श्रृंखला अधिगम हो, उत्तेजना अनुक्रिया अधिगम हो, ये उपरोक्त सभी इसका सही राइट आंसर हो जाएगा। प्रभावशाली अधिगम के आयाम है, ये आपके रॉबर्ट गेने ने दिया था। रॉबर्ट गेने ने आपके सीखने की पदानुक्रमी बताई थी, जिसमें 8 स्टेप बताए थे, उनमें से एक ये भी है, ये भी है और ये भी है। तो 3 तो ये दे रखे हैं और आपके 5 और होते हैं। मैं हर बार ट्रिक बताता हूँ। एसएससी वर्सेज DCRP, एसएससी वर्सेज DCRP, तो भी आएगा यहाँ पे, ठीक है। एसएससी वर्सेज DCRP 4 स्टेप ये शुरुआत के, और 4 स्टेप ये व्यवहारिक होते हैं, ये क्या संज्ञानात्मक होते हैं।
जो डिटेल से क्वेश्चन आएगा ना मैं तब बता दूंगा इन्हें। नेक्स्ट है आदतें, ज्ञान और अभिवृत्तियों को अर्जित करने की एक प्रक्रिया ही है सीखना। यह कथन किससे संबंधित है या स्टेटमेंट किससे संबंधित है? क्रो एंड क्रो से। अधिगम का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य कौन सा होता है? तो हम कहेंगे व्यवहार का रूपांतरण होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सीखने की प्रक्रिया का परिणाम नहीं होगा? देखिए अभिवृत्ति हो जाएगी, यानी जो आपका एटीट्यूड होगा वो संबंधित हो जाएगा, एटीट्यूड, ठीक है। और जो भी आपके कॉन्सेप्ट होंगे वो भी हो जाएंगे, वो ज्ञान होगा, ये नॉलेज वो। लेकिन जो मैच्योरिटी है ये तो ऑटोनॉमस प्रोसेस होती है, ये तो अपने आप होने वाली प्रोसेस है, ना कि ये अधिगम के थ्रू सीखने का परिणाम हो सकती है। और तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। यही पूछा था कौन सा परिणाम नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संकेत अधिगम अंतर्गत सीखा जाता है, तो वो पारस्परिक अनुकूलन होगा। ये आपके रॉबर्ट गेनी का फर्स्ट स्टेप होता है सीखने की पदानुक्रमिका, जिसे बोलते हैं सिग्नल लर्निंग, यानी किसी संकेत के द्वारा सीखना, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सीखना प्रकार। सीखने का प्रकार है जिसमें प्रक्रिया के विवेचना किया जाता है और जिसके द्वारा जो भी शिक्षार्थी होंगे उस परिकल्पना यानी जो हाइपोथेसिस होगी या सामान्य सिद्धांत प्रस्तुत किया जाता है तथा अनेक प्रकार की जांच को क्रियान्वित करता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह सही है या नहीं, इसे कहते हैं। तो ये निगमन अधिगम होगा, ठीक है, यानी जो आपकी डिडक्टिव लर्निंग होगी ना ये उससे संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। यह कथन है कि एक उत्तेजक प्रतिमान जो एक प्रतिक्रिया के समय क्रियाशील है, यदि वह दोबारा होगा तो उस जो भी प्रतिक्रिया होगी उसको उत्पादित करने की प्रवृत्ति रखेगा। निम्न में से सीखने के किस सिद्धांत को ये इंगित करता है? एक ऑप्शन तो ये दे रखा है और भी दे रखे हैं, इधर की साइड देख लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ये गुथरी का जो प्रतिस्थापन का सिद्धांत है ना उससे संबंधित है, ठीक है। इसी में आपके श्रृंखला अधिगम सीखने की प्रोसेस अपनाई जाती है, तो ये आप पढ़ेंगे थ्योरी में तब पता पड़ेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निर्मितवादी सीखने के सिद्धांतों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? तो आप जैसे पढ़ के देखें सभी ऑप्शन। शिक्षार्थी अपने स्वयं के ज्ञान का या समझ का निर्माण करते हैं, ये बात तो सही है। नवीन जानकारी का निर्माण पूर्व ज्ञान के आधार पर ही करते हैं, ये भी बात सही है। संपूर्ण प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है, ये गलत है। ये तो केवल फैसिलिटेटर होते हैं, जो टीचर होंगे ना वो तो फैसिलिटेटर होंगे, सुविधा प्रदाता, ना कि आपकी भूमिका निर्वहन करने वाले। तो इसमें आपके जो स्टूडेंट होंगे या कह सकते हैं जो आपके लर्नर होंगे उनकी भूमिका ज़्यादा रहेगी, ना कि इसके टीचर की, ठीक है। तो इसे हटाइएगा, इसकी जगह स्टूडेंट लाइएगा, ठीक है, तब होता है सही। ऑप्शन नंबर इसका सी है वो गलत है। वो बाकी सीखना एक सक्रिय एवं गतिशील प्रक्रिया, ये भी बात सही थी, तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, जो है इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा प्रकार है जो अधिगम का एक प्रकार नहीं माना जाता है? तो जो कल्पनाशील है ना ये अधिगम नहीं माना जाता है। बाकी संज्ञानात्मक, अभिवृत्त्यात्मक, निपुणता द्वारा अधिगम ये माने जाएंगे। जेपी ग्लूबोर्ड के अनुसार अधिगम क्या है? तो वो कहते हैं व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। किसी व्यक्ति का अधिगम होता है तो हम कहेंगे ये जीवन पर्यंत चलता ही रहता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसमें पूछा एक बालक पहाड़ी सीखकर उसका जो उपयोग है वो गुणा और भाग करने में करता है, तो अधिगम का स्थान किस प्रकार का होगा? तो देखिएगा ये मेंटली चीज़ होती है, जैसे गुणा करना, भाग करना, तो ये मानसिक से मानसिक ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा प्राकृतिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है? तो हम देखेंगे जो प्रतिष्ठा होती है ये बाह्य होगी, यानी प्रतिष्ठा बोलते हैं ना, बाह्य या वातावरणीय कह सकते हैं। बाकी ये सभी इनबॉर्न है, या इनबॉर्न बोल सकते हैं, या प्राकृतिक, या बायोलॉजिकल, कुछ भी नाम दीजिएगा। इसमें से कौन सा अधिगम है जो आधारभूत शर्त नहीं मानी जाती है? तो हम ये कहेंगे जो आपका प्रतिपादन है ये नहीं मानी जाएगी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्यारी के अनुसार विकास की किस अवस्था में वो अवस्था जिसमें बालक अनभिज्ञ होता है, किससे कि यद्यपि कोई वस्तु दिखाई नहीं दे रही है फिर भी उसके अस्तित्व में होती है, तो वो अवस्था कहलाती है, वो संवेदीगामक अवस्था कहलाती है। इसको भी 6 उप अवस्था में बांटा है। जीन प्याजी की नंबर 1 की अवस्था है जिसकी उम्र 2 वर्ष या लगभग 1.5 वर्ष मानी जाती है। इसी में आपके ऑब्जेक्ट परमानेंस बनता है, ये ऑब्जेक्ट परमानेंस की बात कर रहा है, ठीक है, यानी वस्तु का स्थायित्व बनना एक तरह से। तो वस्तु स्थायित्व होता है वो 18 से 24 माह के मध्य हो जाता है, ठीक है, तो ये उसी की बात हो रही है। एक तो ये होता है आंखों से ओझल हो जाना, तो उसकी उम्र होती है ऐसे कह सकते हैं वो 18 माह का होता है ना, तो उसके आगे से कोई भी चीज़ हटाइएगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी ऑब्जेक्ट परमानेंट नहीं बन पा रहा है। जब वो 18 के बाद यानी कह सकते हैं 24 माह का होने लगता है तो उसके वस्तु स्थायित्व होने लगता है, यानी उसके या तो कह सकते हैं पहला सूझ या पहला मानसिक चित्र बनने लगता है, या ऑब्जेक्ट परमानेंस बोल सकते हैं, इसे कई नामों से जानते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा कारक सीखने की सीखने की अंतर्दृष्टि सिद्धांत को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? देखिए बुद्धि प्रभावित होती है, जो हमारा परसेप्शन होगा वो भी प्रभावित होगा, और जो हमारे एक्सपीरियंस होंगे वो भी प्रभावित होंगे, लेकिन जो व्यक्तित्व वो प्रभावित नहीं होता। किसकी वजह से? जो अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत है उससे, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि रॉबर्ट गेनी के अनुसार निम्न में से कौन सा अधिगम का एक प्रकार नहीं है? इन्होंने सीखने की पदानुक्रम दी थी, 8 स्टेप बताए थे, तो देखिएगा अंतर्दृष्टि अधिगम द्वारा सीखने की बात नहीं की इन्होंने।
तो बाकी श्रृंखला के थ्रू सीख सकते हैं, संगीत के थ्रू, शाब्दिक साचार के थ्रू। मैंने 8 स्टेप बता दिए, SSC वर्सेस DC RP। देखिए सिग्नल लर्निंग के द्वारा सीख सकते हैं, स्टिमुलेट रेस्पॉन्स के थ्रू, चेन लर्निंग के थ्रू, वर्बल या शाब्दिक के थ्रू, डिस्क्रिमिनेशन विभेदन के थ्रू, कॉन्सेप्ट या संप्रत्यय के थ्रू, आर का मतलब रूल नियम के थ्रू, प्रॉब्लम सॉल्व। ये सब सर्वश्रेष्ठ या हाईएस्ट कॉग्निटिव डेवलपमेंट की अवस्था मानी जाती है, और सूक्ष्म मानी जाती है या छोटी या निम्नतम मानी जाती है, वो आती है सिग्नल लर्निंग के थ्रू। तो इनमें से दो दे रखी थे, देखिए मैं बता दूं मिला के। पहली है ये दे रखी है ना, संकेत अधिगम। दूसरी है स्टिमुलेट के द्वारा है, नहीं दे रखी है इसमें कोई भी। तीसरी थी चेन वाली, ये दे रखी श्रृंखला अधिगम। और बाकी इसमें साचार यानी वर्बल, तो ये इससे सब। बाकी जो और ऑप्शन नहीं दे रखे थे। गेस्टल्ट के जन्मदाता कौन है, तो वो मैक्स वर्दीमर हो जाएंगे, वर्दाइमर बोल सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। रॉबर्ट गेंड ने कितनी सीखने की जो अधिगम में परिस्थितियाँ बताई थी, वो 8 थी। मैंने ट्रिक बार बार बताता रहा हूँ, SSC वर्सेस DC RP, ये 8 स्टेप थे। कक्षा में भावी अनुशासन के लिए अध्यापक को चाहिए, क्या चाहिए, हम कहेंगे उनसे नरमी व दृढ़ता के व्यवहार करें। ये क्या कह रहा है, भावी अनुशासन के लिए, ठीक है। देखो और भी नेगेटिव हो जाए, छात्रों को जो चाहे करने दें, ऐसा भी नहीं। छात्रों के साथ कठोर व्यवहार करें, ऐसा भी नहीं। छात्रों को कुछ समस्याएं हल करने को दें, ठीक है। और बाकी उनसे नरमी व दृढ़ता से व्यवहार करें, तो यही हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी पे ही जाएगा, ठीक है। बच्चे अपने वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए अपनी समझ का विकास करते हैं, ये कथन किसका है, तो ये आपके प्याजी का है, ठीक है। नेक्स्ट है संज्ञानात्मक विकास पर व्यवस्थित या कार्य करने वाले मनोवैज्ञानिक कौन थे, तो वो जी प्याजी थे। ये कह रहा है कि नेक्स्ट ये क्या कह रहा है कि एक बच्चे को लाल गुलाब का कांटा चुभ गया, जिससे उसे काफ़ी चोट पहुंची। आगे चलकर वह लाल पोशाक यानी जो लाल वस्त्र बोल सकते हैं, या लाल किसी भी चीज़ से देखकर डरने लगा। तो ये उदाहरण है, ये आपका हो जाएगा उद्दीपक अनुकूल, ये दोनों सामान्यकरण, ये उद्दीपक सामान्यकरण हो जाएगा। मैंने बताया ना, वो घंटी की आवाज़ है, कुत्ता लार निकालता है, तो घंटी जैसी आवाज़ कुछ भी हो तो उससे भी लार निकालने लग जाए, तो वही होता है उद्दीपक का सामान्यकरण। ये उद्दीपक है एक तरह से, ठीक है। तो इसमें उद्दीपक क्या होगा, देखो लाल कांटा है ना, ये नहीं सॉरी लाल गुलाब था, उसमें जो कांटे थे ना, वो अब कोई भी लाल चीज़ है वो यही समझ रहा है कि उसमें भी कांटे होंगे, तो ये उद्दीपक का सामान्यकरण हो गया। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है प्याजी के द्वारा प्रयुक्त न किया गया नाम खोजें। इसमें से आत्मीकरण की बात की, संगठन की बात की, स्कीमा की, लेकिन उदातीकरण की बात नहीं की है। तो ये तो आपकी डिफेंस मैकेनिज्म में आता है, समाजन की युक्ति होती है ना उसमें, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसमें से कौन सा ब्रूनर सिद्धांत से संबंधित नहीं है, तो वो पहली बात तो ये कहते हैं कि नवीन ज्ञान है, सूचना ग्रहण करता है, या नवीन ज्ञान है, बच्चे हैं ज्ञान का खुद निर्माण करते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं। अर्जित ज्ञान का स्थानांतरण होता है, ज्ञान की जो भी पर्याप्तता उसकी जांच होती है। ज्ञान की अपर्याप्तता नेगेटिव शब्द है, इसकी बात नहीं की, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आपको मिलान करनी है, एक तरफ सूची फर्स्ट सेकंड दे रखी है। कॉल रॉजर्स, तो कॉल रॉजर्स ये संबंधित हो जाएंगे। एक बात कीजिएगा, रुको सुनो, एक काम करती है, जो हम जानते हैं ना उसे लगाइए। जैसे पांडुरा सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिए, कोट लेविन कार्य क्षेत्र सिद्धांत हो जाएगा। इसके अलावा जो ब्रूनर हैं वो बात करते हैं किसकी, एक सेकंड, कॉल रॉजर्स और ब्रूनर कहते हैं बच्चा खुद ज्ञान का निर्माण करता है, तो ये संबंधित हो जाएगा आपके स्व सामर्थ्य से। कॉल रॉजर्स का नाम आता है ना हमेशा, तो वो आता है आपके, ये निर्मितवादी कहलाते हैं। सॉरी निर्मितवादी क्यों कहलाएंगे, एक सेकंड रखिएगा, एक सेकंड गलती हो रही है हम पे, देखिएगा कि बांडुरा हो जाएगा आपका सामाजिक अधिगम सिद्धांत से, ठीक है। और कोट लेविन हो जाएगा कार्य क्षेत्र सिद्धांत से। स्व सामर्थ्य है ना, फिर ये कॉल रॉजर्स से संबंधित हो जाएगी, क्योंकि ये मानवतावादी हैं, और मानवतावादी है ना कॉल रॉजर्स और आपका एक मैस्लो ने जो समाज में हमें किस प्रकार की आवश्यकता होती है उनके लिए 5 स्टेप बताए थे। तो उसमें कहीं ना कहीं स्वयं सामर्थ्य सिद्धांत है ना, या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की जो विशेषता होती है लास्ट की, उससे संबंधित है। बाकी ब्रूनर की बात करें तो ये ब्रूनर है वो संज्ञानात्मक सिद्धांत से संबंधित इसलिए हो जाएंगे क्योंकि ये निर्मितवादी कहलाते हैं, तो नीचे तौर से ये संज्ञानवादी में हो जाएंगे इंक्लूड। तो आप देखिएगा पहले का तीसरा, दूसरे का पहला, और तीसरे का दूसरा, और ब्रूनर 5 से। अब देखिएगा 3, 1, 2 और 5, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कन्फ्यूजन कर दिया था इस स्वयं सामर्थ्य सिद्धांत ने, ठीक है। हालांकि अब्राहम मैस्लो की 5 नंबर की अवस्था है, ठीक है। अगर इंग्लिश दे रखी होती उससे आसान नहीं होती, ये हिंदी में दे रखे हैं, तो हिंदी में थोड़ा ऐसा ही कन्फ्यूजन का मामला बना रहता। बाकी ये मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत है, ये तो फ्राइड से संबंधित था।
ठीक है। ब्रूनर की तीन चार चीज़ ध्यान रख सकते हैं। वो क्या, ये एक तो SST की बात करते हैं, यानी जैसे कह सकते हैं एस का मतलब पहली का होता है, ये कहते हैं कि बच्चों का जो पाठ्यक्रम होता है ना वो स्पाइरल करिकुलम होना चाहिए। दूसरी एस का मतलब इसके फोल्डिंग की बात की, जिसने वाइगोस्की ने बहुत इस पर कैसे फेमस कराया था, तो ये वाइगोस्की का कॉन्सेप्ट ब्रूनर ने। टी का मतलब डिस्कवरी अप्रोच है, यानी खोज पागम, इसकी बात की है। इनकी 3 अवस्थाएं चलती है, इनएक्टिव, ये ध्यान रख सकते हैं, इनएक्टिव, आइकॉनिक और एक सिम्बॉलिक, ये 3 अवस्थाओं की बात की है। तो इस प्रकार नेक्स्ट देख लेते हैं। यह विचार है कि विकास की किसी भी अवस्था कुछ भी सिखाया जा सकता है, ये ब्रूनर ही कहेंगे। कहाँ है ब्रूनर, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अनुबंधन होने के लिए घटनाओं का उपयुक्त क्रम इस प्रकार है। देखिएगा ये क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा पूछा है। देखिएगा ये क्या कह रहा है कि शुरुआत में मैं आपको समझा दूँ, 3 स्टेप चलते हैं। आपके पावलर की थ्योरी अगर आपने अच्छी प्रकार से पढ़ी है तो उसका सेंस निकल के आता है ना, वो 3 स्टेपों में ही समाप्त हो जाता है। उसी से सब थ्योरियाँ बनी हैं। देखिएगा पहला स्टेप होता है कि हम उसे देंगे UCS। UCS का मतलब भोजन, और इस भोजन से अनुक्रिया हो गई UCR, ठीक है। और इसे क्या बोलेंगे, इसे अनुक्रिया ही कह दीजिएगा, ठीक है, या आप इसे एक नाम दीजिएगा, लार कह दीजिएगा सीधा, ठीक है। यानी भोजन दिया, भोजन से लार आई। सेकंड में क्या किया, उसने अनुबंध करवाया घंटी के साथ, और घंटी पर साथ में उसे भोजन दिया, साथ में तो नहीं, ये तो घंटी बजा दी उसके बाद है भोजन, ठीक है। तो ये घंटी थी वो CS थी, और भोजन तो वो तो UCS था। अब जो लार आएगी ना तो वो UCR के थ्रू ही आएगी। UCR मतलब इसके थ्रू भोजन के, तो ये लार फिर हो गई। इसी अनुक्रिया को बहुत बार दोहराएगा, तो लास्ट में स्टेप निकल के आएगा CS, हमने केवल दिया और इसी से हमारी अनुक्रिया हुई थी CR। ये लार किसके थ्रू आई, घंटी के थ्रू। इसी बोलते हैं अनुबंधित या संबंधवाद या अनुकूलन सिद्धांत, इसी से बना है इसका नाम, ठीक है। अब देख लीजिएगा इसमें से कौन सा सही है। अगर देखिएगा पहला देखिएगा, इसे भोजन दिया, भोजन से अनुक्रिया हुई, ये क्रम तो था ही नहीं। क्रम हो सकते हैं इनमें से कोई भी। पहले हमने घंटी दी, घंटी से अनुक्रिया हुई, फिर भोजन दिया, इस प्रकार का भी नहीं है, ठीक है। पहले हमने घंटी दी, फिर हमने भोजन दिया, और फिर ये अनुक्रिया हुई तो भोजन के थ्रू हुई है, तो ये वाला सही हो जाएगा। बाकी देख लीजिएगा, पहले हमने ये कह रहा है कि पहले लार आई, फिर हमने भोजन दिया, फिर घंटी बजाई, तो ये भी क्रम नहीं होगा। यानी आप एक उपयुक्त क्रम है ना, आप थ्योरी पढ़ी होगी ना, उस आधार पर भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जो अच्छा क्वेश्चन था। ऐसा नहीं है कि इसका आंसर सामने था तो मैंने बता दिया, तो मैंने तो थ्योरी पढ़ी है ना, तो उस आधार पर मैं गया था कि ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। ये 3 स्टेप है तो जो इम्पोर्टेंट है। इसी के अलावा है जो भी चीज़ें बनी है ना इस पावलर के सिद्धांत, वो इन 3 स्टेपों से ही बनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ये तो समाप्ति हो गई। तो देखिएगा इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चन थे ना ये आधेगम वाले में, तो वो हमने सभी कर लिए, और ये अच्छे खासे क्वेश्चन है। देखिएगा 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, 5 पेज, 6 पेज, 7 पेज, 8 पेज, और ये 9, यानी हम 9 पेज किए हैं। तो 9 पेज में अच्छे खासे क्वेश्चन थे। अब देखो काउंट तो इसमें सीरियल नंबर दे नहीं रखे, रैंडम वाली किया हमने, तो क्रम जो दे रखा है वैसे ही। देखिए ये तो हो गई आपके आधेगम संबंधी। और भी देख लेते हैं क्वेश्चन।